राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है, 5 जून से लेकर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और TCS कंपनी जो है कराने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, TCS के द्वारा कराए गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी जितने भी और एग्जाम में TCS ने क्वेश्चन पूछे हैं, हम वो क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए ताकि आपको एक आइडिया हो सके किस तरीके के क्वेश्चन TCS के द्वारा पूछे जाते हैं और क्या एग्जाम्स का पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, GSLV की फुल फॉर्म क्या है। GSLV की फुल फॉर्म क्या है? तो GSLV की जो फुल फॉर्म है वो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वही बात कर लेते हैं PSLV की, तो वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी के साथ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था, यानी जिसे हम पुलवामा अटैक बोलते हैं वो कब हुआ था। तो पुलवामा अटैक जो हुआ था वो 14 फरवरी 2019 को हुआ था। CRPF के काफिले पर हमला किया गया था जम्मू कश्मीर में। जैसा कि आप सभी को पता है, पुलवामा अटैक जो है 14 फरवरी 2019 को हुआ था। 14 फरवरी को हम लोग ब्लैक डे भी मनाते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ देख लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी वो 28 सितंबर 2016 को हुई थी। वहीं यूरी अटैक की बात करें तो वो 18 सितंबर 2016 को हुआ था। आप लोगों से ये अटैक भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था। देखिए, यहाँ से 1857 की जो क्रांति है उसको लेकर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये किसी कोई भी एक जगह का नाम दे देता है, जैसे कि झांसी से उसका विद्रोह किसने किया था, या फिर कानपुर से किसने किया था, बिहार से किसने किया था, इस तरीके से कहीं ना कहीं से दे देता है। तो आप लोग इसको याद करके जाना। इसका करेक्ट आंसर है कैंपवेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी, यानी इसमें आपसे डेट पूछ लेगा कि 1857 की जो क्रांति थी वो किस डेट को शुरू हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 10 मई 1857 को। 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, यानी स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस भारतीय ने किया था। अगर आपसे पूछे किस सन में किया गया था तो 1906 में, और किसने किया था तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान है, यानी आर्टिकल जो 356 है वो किससे रिलेटेड है। तो देखिए, आर्टिकल जो 356 है, अगर हम 356 की बात करते हैं तो आर्टिकल 356 में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, यानी राज्यों में हम लोग राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है ना, आपातकाल लगता है 3 तरीके से हमारे देश में, तो उनसे रिलेटेड है आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश राज्य की औपचारिक नींव पड़ी थी। देखिए, ब्रिटिश राज्य की जो औपचारिक नींव पड़ी थी वो पड़ी थी 1757 में। बात की जाए तो प्लासी के युद्ध से, क्योंकि आप सभी को पता है 1757 में जो है वो प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावसिन राम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है, यानी मावसिन राम जो है वो मेघालय की किस पहाड़ी पर है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खासी पहाड़ी पर है। और मैं आपको बता दूं, मावसिन राम जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश जो है होती है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान रखना है आप लोग, मावसिन राम को ये खासी पहाड़ी पर है और ये वो जगह है जहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा वर्षा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ से कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। भारतीय सेना ने 18 से 19 नवंबर 2016 तक अहमदाबाद और पोरबंदर गुजरात में बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। यानी अभ्यास जो है संयुक्त विमोचन अभ्यास 2024 जो है कहाँ पे हुआ है, तो अहमदाबाद और पोरबंदर और गुजरात में हुआ है, ठीक है। इसी के साथ देखिए, इस अभ्यास का आयोजन दक्षिणी कमान के कोणार्क कोर द्वारा किया गया है। के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात क्रमशः डैश है, यानी भारत का ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात क्या है। तो देखिए, भारत का ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 949 है और नगरीय लिंगानुपात की बात करें तो वो 929 है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण लिंगानुपात जो हो जाएगा 949 हो जाएगा और नगरीय लिंगानुपात 929 हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहीं से आप मेरे को एक क्वेश्चन बताना कमेंट में
कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य का था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी अगर बात कर ले कि भारत आपका जो भारतीय संविधान है उसका आर्टिकल 51 किससे संबंधित है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना से संबंधित है। ठीक है, इस अनुच्छेद के जरिए राज्य के लोगों को कल्याण के लिए काम करने का प्रावधान है। आर्टिकल 38 की बात कर रहे हैं हम लोग, अनुच्छेद 38 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 38 में राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। यानी जो मैं आपको ये आर्टिकल बता रही हूँ ना, आप लोग आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को याद करके जाना, क्योंकि आर्टिकल 1 पूछा ही जाता है क्वेश्चन उसमें पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची क्या है, यानी 8वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो 8वीं अनुसूची जो है उसमें आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, यानी हमारे भारत की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं उसमें। तो देखिए, जब संविधान बना था उस समय जो उसमें आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो 14 थी, और वर्तमान की बात करें तो अब 22 आधिकारिक भाषाएं पहले अब जो है एक बार में 4 बढ़ाई गई, फिर 3 और 1, इस तरीके से हमारी टोटल मिला के 8 भाषा संविधान में बढ़ा दी गई हैं। नाम आपको उनके पता ही होंगे वैसे तो, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, डोंगरी, बोडो, संथाली, ये भाषाएं जो है बढ़ाई गई हैं। ठीक है, आप लोग इनको याद रखना, कौन से संविधान संशोधन के तहत किस सन में कौन कौन सी भाषाओं को बढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संशोधन के आधार पर की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 89वां संविधान संशोधन होगा। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी, यानी एसटी से रिलेटेड जो था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से जो रिलेटेड आयोग है उसकी जो स्थापना की गई है 89वें संविधान संशोधन के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में जेंडर लिंग बजट स्टेटमेंट भारत में केंद्रीय बजट में दिखाई दिया। यानी कि जो जेंडर लिंग वाला बजट स्टेटमेंट जो था वो केंद्रीय बजट में कब दिखाई दिया। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका सन 2005 से 2006 में जो है हमें ये दिखाई दिया था केंद्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल का उदाहरण है। यानी रेशेदार फसल का उदाहरण कौन है। तो देखिए, रेशेदार जो फसल है वो कपाट है, जूट है, रेशम है और भांग, ये सभी रेशेदार फसलें हैं। कपास, जूट, रेशम, भांगी रेशेदार फसलें। अगर आपके ऑप्शन में इनमें से कोई देखने के लिए मिलता है तो आपको तुरंत टिक कर देना है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इससे पहले आप लोग मेरे को कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर दोगे कि जो आपकी खीरा है, खीरा आपकी कौन सी फसल के अंदर आता है। रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, कौन सी फसल के अंदर आता है खीरा, ये आपको कमेंट में मेरे को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस रेडियो किसने चलाया था। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उषा मेहता ने चलाया था। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 अगस्त 2024 को मुस्लिम विवाह और तलाक का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य करने संबंधी विधेयक किस राज्य के द्वारा पारित किया गया था। यानी किस राज्य ने पारित किया था मुस्लिम विवाह और तलाक का सरकारी पंजीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका असम ने। असम विधानसभा ने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 ब्रिटिश काल के असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 का स्थान लेगा। तो असम विधानसभा ने किया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा असम विधानसभा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ आप लोग उनका आंसर कमेंट में ज़रूर देना अगर आपको आता है तो, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा इस तरीके से। और अब अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ अपनी तैयारी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं और आपका एग्जाम अब ज़्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्दियों के मौसम में भारत में सीजन चेंज होने का कारण क्या है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है भारत में सर्दियों के मौसम में सीजन चेंज होने का कारण दक्षिण पश्चिम मानसून के का पीछे हटना और शुष्क ठंडी हवाओं का चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बे ऑफ बंगाल के ऊपर क्लाइमेट इफेक्ट का क्या कारण है। बे ऑफ बंगाल के ऊपर क्लाइमेट इफेक्ट का क्या कारण। तो जो इसका करेक्ट आंसर देखिए, बंगाल की खाड़ी में बढ़ते तापमान, समुद्र के स्तर और मानसून के पैटर्न में परिवर्तन के कारण जलवायु प्रभाव का अनुभव हो रहा है, जिसके कारण चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो रही है, तटीय बाढ़ आ रही है तथा पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका पर संभावित प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी थ्योरी लिखी होती है और आपको उनका एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर नहीं मिल पाता है, लेकिन आप लोग क्या है उनको एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाए, क्योंकि आपको तो पता है आपके पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो वन लाइनर होते हैं, बिल्कुल वन वर्ड होते हैं, ऑलमोस्ट सभी वन वर्ड होते हैं। तो बस आप पढ़ लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाए इसलिए। ठीक है,
जब 10 या अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ ग्लाइकोसिडिक बंधनों द्वारा जुड़ती हैं तो वह एक पॉलीसैकेराइड एक जटिल कार्बोहाइड्रेट बनाती है। देखिए ये ऐसी रैंडमली इसका बीच में आने का मतलब ये फैक्ट है, बस आप इसको नॉर्मली याद रखना है ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप लोग कर पाओ। किस प्रकार के अनाज नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं, यानी कौन से तरीके के ऐसे अनाज होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में मदद करते हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का जो अनाज, ये वो अनाज होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। ये हैं जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का और ज्वार, मटर, सोयाबीन, अल्फाफा, ल्यूपिन, मूंगफली, रूइबोज, ये वो अनाज है जो आपके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में आप लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए वहाँ आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल के मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत लो लेवल के मिलेंगे। अगर आपका एग्जाम जो है आने वाले मतलब जो स्टार्टिंग के डेज हैं उनमें नहीं है, कुछ दिन बाद है, तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उमर अब्दुल्ला एक भारतीय नेता और कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेद किस मूल शब्द से लिया गया है? तो वेद शब्द का अर्थ जो है वो ज्ञान है और ये संस्कृत के मूल शब्द विद से लिया गया है। संस्कृत के मूल